नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे बिहार के विधानसभा में जिस तरीके से नीट छात्रा की सुसाइड का मसला उठा है, आरोप गंभीर लगे हैं सरकार पर। आरोप राबड़ी देवी की तरफ से लगा है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी मंत्री या उसके बेटे का हाथ है इसमें। इसके बाद सम्राट चौधरी का भी जवाब आया है। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ जवाब में कहा है और इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के पीछे क्या कुछ है, इस पर हम आज के शो में बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे दरभंगा के उस गांव पर जिस गांव में लगभग 70 से अधिक लोगों पर, 100 के करीब लोगों पर एफआईआर हुआ है और उसके साथ ही कुछ अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर हुआ है। एससी एसटी केस लगाया गया है। ये जिन लोगों पर एफआईआर हुआ है वो ब्राह्मण समुदाय से हैं, एक समुदाय से एकमात्र जात के व्यक्ति हैं और उन सभी का आरोप यह है कि निजी लड़ाई के चक्कर में पूरे गांव पर और पूरे एक समुदाय पर एफआईआर किया गया है। पासवान समाज के लोगों ने एफआईआर किया है। आरोप यह भी है कि ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं जिन पे एफआईआर हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं। फिर लड़ाई झगड़े में उनका कितना शामिल होना माना जाए और क्या कुछ केस बनता है और तमाम जो लोगों की प्रतिक्रिया रही उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे बिहार में सबसे ज्यादा चर्चे का विषय है प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। प्रशांत किशोर जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद आपने सुना कि लगातार वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए से वोट को खरीदा है। वोटों को खरीदने के जो आरोप थे उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर को और अब प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे, क्योंकि लगातार उनको झटका लग रहा है। पहले चुनाव में उनकी जमानत जब्त होती है, उसके बाद फिर वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से भी फटकार लगती है। तो आगे क्या करेंगे, इन सब पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल जो है सर, हम इसी पर जाएंगे कि जिस तरीके से दरभंगा का जो मामला है, दोनों का अपना अपना पक्ष है। मारपीट का मसला है, बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है कि वो कुछ घायल लोग हैं जो हॉस्पिटल में दिख रहे हैं और पुलिस ने भी बयान दिया कि मारपीट तो हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि यदि एक कानून है, सुरक्षा में एससी एसटी कानून है, पासवान समाज ने उसको लगवाया, तो क्या ये पूरे के पूरे उस समाज के लोग उस गांव में, ये कहा जा रहा है कि लगभग 70 लोगों के नाम पे डायरेक्ट एफआईआर हुआ एससी एसटी केस और लगभग 130 के आसपास जो है अज्ञात, कुल मिला के 200 लोगों के करीब इन पे एफआईआर हुआ है। और उस पक्ष का आरोप है, ब्राह्मण पक्ष का आरोप है कि हम गाँव में थे नहीं तब भी फंसाया जा रहा है, पूरी तरीके से पॉलिटिक्स किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस को किस तरीके से आप देखते हैं और उसमें सरकार का हस्तक्षेप किस स्तर पे होना चाहिए? गाँव में वो जो गांव है, हरिनगर गांव है, दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरिनगर गांव है वो। तो मजदूरी को लेकर के विवाद हुआ था। कोई घर बनाने का काम इन लोगों से लिया गया था और उसी मजदूरी को लेकर के एक विवाद हुआ था जी। और उस विवाद की सीमा जिस तरह से चल गई हम लोग उसको देख ही रहे हैं। तो उसमें कल शांति समिति की बैठक उस गांव में हुई और शांति समिति की बैठक में दोनों पक्षों के लोगों को रखा गया। जो एक बात आ रही है कि उस गांव में, ठीक है, ब्राह्मण बहुल गांव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को ये किया गया है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस जाति से नहीं है, उन पर भी केस दर्ज हुए हैं। लेकिन हाँ, बहुतायत संख्या जो है वो ब्राह्मणों की बहुतायत संख्या है। और जहां तक ये बात है कि वैसे लोग जो लोग उस समय गांव में नहीं थे या गांव में नहीं भी रहते हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस बात को एससी एसटी समुदाय के लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, वहां पर हमसे गलती हुई है, हम जो उन पर एफआईआर किए हैं वो एफआईआर वापस ले लेंगे और जो निर्दोष हैं उनको फंसाने का हमारा कोई इरादा नहीं। वहां पर जो एसडीपीओ हैं वहां के या जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, दोनों लोगों ने मिलकर के समझाया लोगों को कि विवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं। ठीक है, एससी एसटी एक्ट का लाभ लेंगे, ये इस बात को कहेंगे कि हमारे पास तो कोर्ट में न्याय मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो रहना तो आप लोगों को एक ही साथ है और जब एक साथ रह रहे हैं तो फिर ठीक है, कभी कभी इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन आप इसको ब्राह्मण वर्सेज एससी एसटी मत बनाइए।
ठीक है, कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसमें कुछ उधर से कुछ इधर से वैसे तत्व होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन एक समरसता बनी रहनी चाहिए, एक सामाजिक सौहार्द बनी रहनी चाहिए। और इसको लेकर के शांति समिति की बैठक में एक अच्छी चीज जो हुई कि दोनों तरफ के लोग मौजूद थे, अज्ञात लोग भी हैं, ज्ञात लोगों का भी नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है, लेकिन दोनों समुदाय के लोग बैठे, शांति समिति की बैठक हुई है। कुछ गलतियां उधर से हुई, उसको भी लोगों ने स्वीकार किया, कुछ इधर से गलतियां हुई, इसको भी स्वीकार किया। अब जैसे जो ब्राह्मण की बात कही जा रही है, तो उस पंचायत के मुखिया भी ब्राह्मण है और सरपंच भी ब्राह्मण है, तो उन्होंने कहा कि अगर दोनों लोग ब्राह्मण हैं तो दोनों लोगों पर हम एफआईआर कर देते। भाई एक व्यक्ति पर तो हमने एफआईआर नहीं किया है जिन्होंने इस तरह के झगड़े को बल्कि सुलझाने में मदद की। तो हाँ, इसको एक बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसमें कुछ खबरें ऐसी आई जिसने और आग में घी का काम किया, जिसको कि लोगों को गोलबंद किया, ब्राह्मण वर्सेस जो है वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब। लेकिन प्रशासन अलर्ट हो गई है, प्रशासन ने मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ तो केसेस होते भी हैं, ये जाहिर सी बात है कि केस बढ़ चढ़ भी जाते हैं, पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व होते हैं, उधर से भी इन्वॉल्व हुए होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि आजकल थोड़ा कीवर्ड टाइप का चल भी रहा है, लोगों का इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि कहाँ पे ऐसे मसले हो रहे हैं। अब यूजीसी एक्ट जिस तरीके से देखे कि उस टाइम पे हुआ, फिर अचानक से SC ST केस को लेके मामला हुआ, अब उस पक्ष से भी हो रहा है। कई लोग अब यूजीसी में जिसको लेकर कोई धरना प्रदर्शन पहले नहीं होता था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, लेकिन उसके बाद भी उस पक्ष से भी आ रहा है कि भाई अब तो इसे लागू करो ही। तो अब दोनों पक्ष से एक तरीके से आग भड़क रहा है, इधर से यह है कि ये बंद करो, तो उधर से यह है कि उसको लागू करो। तो शायद कहीं न कहीं ऐसा क्या है, स्थिति बन गई है पॉलिटिकली रंग हर जगह की, जहां थोड़ा सा भी चिंगारी हो रही है वहां कोशिश की जा रही है कि सवर्ण बनाम दलित, सवर्ण बनाम OBC, ब्राह्मण बनाम, ये चीज की कोशिश ज्यादा की जा रही है। बाकी ऐसी जो घटनाएं हैं वो होती रही हैं पहले भी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि कानून उनकी सुरक्षा के लिए था, कानून उनके लिए कवच था, कानून बेजा इस्तेमाल के लिए नहीं था। अगर SC ST के लोगों को यह अधिकार दिया गया कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का शोषण होता है, आपके ऊपर किसी भी तरह का ये होता है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, ये कवच कानून आपको देता है। लेकिन आपने जो कहा बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीतिक लोग जो है फिर उस कानून का और उस लोगों का राजनीतिक इस्तेमाल करने लगते हैं, और विडंबना है कि वो लोग इसके शिकार हो जाते हैं कि भाई जाओ तुम तो SC ST हो, जाकर के उन पर केस कर दो, उनको तो फंसना ही फंसना है, तुम्हें थोड़े कुछ करना है, सफाई तो उनको देनी है कि नहीं हमने कोई ऐसी गलती नहीं की है। तो बिल्कुल आपने कहा, और अभी UGC में देखा आपने, भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इस कानून को और सख्त बनाइए। वो रोहित वेमुला का मामला था और डॉक्टर पायल का मामला था तड़वी का, और वही सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ये कहा कि इस तरह के कानून से सामाजिक ताना बाना टूटेगा, भ्रम फैलता है। हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिका जैसी स्थिति हो, श्वेत और अश्वेत में ये देश बढ़ जाए, हम नहीं चाहते हैं कि अलग अलग हॉस्टल हो। और फिर उन्होंने सुनवाई का एक डेट भी रखा है कि इस कानून को आप वह उस चश्मे से मत देखिए, इस चश्मे से देखिए कि समरसता बनी रहे। और उसके बाद ठीक आप कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ऐसा लोग करते हैं। हर जगह जो राजनीति रोटी लेकर के खड़े रहते हैं कि बस कहीं आग दिखाई पड़ी कि तुरंत सेकने लगते हैं, और ये दोनों ही पक्ष में होते हैं, दोनों तरफ ऐसे लोग हैं। कोई ये नहीं कि कोई एक पक्ष बहुत शोषित है और कोई एक पक्ष ये है। जब संविधान के नियम कानून बने हुए हैं, कोर्ट की निगरानी बनी हुई है, दूसरी चीज ये है कि अगर कोई नियम आया उस पर कोई विरोध कर रहा है तो जो विरोध कर रहा है उसी पे तो बात होगी। अब जो नियम आया उसके पक्ष के लिए एक अलग से आंदोलन खड़ा करना, तो दोनों ही तरफ से पॉलिटिक्स तो बहुत भयंकर हो रही है। बिल्कुल, होता क्या है ना कि न्यायपालिका पर तो आपको भरोसा करना होगा ना। अगर न्यायपालिका ने एक 19 मार्च का टाइम फ्रेम दिया, UGC को ही कहा कि भाई जो आपने बनाया है रेगुलेटरी एक्ट, ये रेगुलेशन भेग है, अस्पष्ट है,
इसको जरा स्पष्ट करके लाइए कि आप कैसे चाहते हैं जो संस्थान हैं, वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, जो भी संस्थान है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप उसमें किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं जिसमें किसी के हितों की भी अनदेखी ना हो। तो अभी तो उन्होंने कहा है, मांगा है, अब जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको क्या माना जाएगा? राजनीति की रोटी ही सेक रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और राजनीति में वो स्पेस तलाश रहे हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो हमारे नेताओं का ध्यान हमारे तरफ आएगा और इसमें हमको राजनीति में हो सकता है कि कोई स्पेस मिल जाए। तो मैं मानता हूं कि राजनीति रोटी खूब सेकी जाती है, और ठीक आपने कहा, दोनों तरफ से, पक्ष में भी लोग जो होते हैं वो भी इस तरह के मौके का फायदा उठाने लगते हैं, और विपक्ष में लोग हैं वो भी फायदा उठाने लगते हैं, और मारे जाते हैं समाज के निर्दोष लोग जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है। बलि का बकरा उनको बना दिया जाता है, उनके बीच में एक दूरियां तय कर दी जाती है, तनाव बढ़ा दिया जाता है। मैं मानता हूं कि इस तरह की चीजों से, चाहे वो दरभंगा का वह गांव जहां पर एक घटना घट गई तनाव में, अब सोचिए ना, उस गांव में ब्राह्मण हो या दलित हो, वर्षों से रह रहे होंगे साथ में, जाहिर सी बात, दुख सुख में साथ रह रहे होंगे, हर आदमी के खुशी में शामिल होते होंगे। कोई एक बात पर बहस हो गई, उसको इस रूप में आकार दे देना जैसे लग रहा है कि यहाँ का सामाजिक ताना बाना ही टूट गया। मैं मानता हूं कि इस तरह की, जो बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह के जो खबरनवीस होते हैं, ऐसा खबरों को परोसते हैं कि अगर कहीं चिनगारी भी है तो तुरंत एकदम आग के रूप में वो भड़क जाए, और भड़क करके फिर उनके लिए वो एक खबर बन जाए। मैं मानता हूं कि समाज को भी इस तरह के तत्वों से बचने की जरूरत है, और सरकार को भी ऐसे खबर नवीसों पर नजर रखनी चाहिए कि कम से कम भ्रामक और तथ्यहीन खबर अपने माध्यम से न दिखाएं न बताएं लोगों को। बिल्कुल, ये सरकार को करना चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि पुलिस को भी थोड़ा सा सजग होना चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव मसले पे दोनों ही पक्ष का, ऐसा नहीं है कि अब SC/ST एक्ट लगाना है तो एक तरफ से सबके ऊपर लगा ही दिया या किसी को बचा ही रहे हैं। जांच के चेक करके उस हिसाब से लगाएं। हालांकि केस का जो नियम है वो तो खैर पेचीदा, इसीलिए इसका विरोध भी होता है कि प्रथम दृष्टया जब आया कोई शिकायत करता तो प्रथम दृष्टया केस आप लाद ही दीजिए। ये तो SC/ST का केस कोर्ट को सरकार नहीं पलटा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार नहीं पलटा भी था, बहुत सारा आंदोलन भी हुआ, और अब उस चीज़ को लेके बीच बीच में ऐसी घटनाएं भी आ रही हैं कि भाई नेचुरल जस्टिस नाम की चीज़ होती है कि हमारे ऊपर कह दिया कि अंकित जी फलाने मामले में जो है गिरफ्तार इनको करिए, ये गुनहगार हैं। अब पुलिस ना पूछी ना देखी, डायरेक्ट पहले ही शिकायत पे डायरेक्ट SC/ST केस लगा दी। ये थोड़ा सा टेक्निकली है, हालांकि पुलिस ऐसा बोल रही कि हम जांच कर वीडियो देख कर ही FIR कर रहे हैं। देखते हैं इस केस पे क्या होता है। हम दूसरे सवाल की ओर चलेंगे सर, कि प्रशांत किशोर पे चलते हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चुनाव वो लड़े, चुनाव पे बहुत सारे उन्होंने दावे ठोके और उन्होंने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार की बुरी हार होगी, नीतीश कुमार 25 सीट में सिमट जाएंगे। वो नीतीश कुमार सबको आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं और इतना सारा, मतलब कि जिस तरीके से सीट जीतते हैं और प्रशांत किशोर की जमानत जब्त हो जाती है, ऐसी स्थिति होती है। फिर प्रशांत किशोर नई चीज़ लाते हैं कि भाई 10-10 हज़ार रुपये में हर विधानसभा से 60-60 हज़ार टाइप के वोट खरीद लिए गए। अब वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में भी पटना हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाती है। इसको कैसे देखते हैं आप प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स को? क्या प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, एक्स्ट्रा उनको एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम ऐसा हो सकता है, अति महत्वाकांक्षा जिसे कहते हैं, या फिर ये लगता है कि प्रशांत किशोर के इन प्रयासों का कुछ तो परिणाम अच्छा मिलेगा? क्या लगता है आगे क्या कर सकते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षी होना, अति महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी तथ्यों को समझना चाहिए। जब उन्होंने महिला मतदाताओं को कहा कि 10,000 रुपया दे करके प्रभावित किया गया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की कि 25 से 35 लाख महिला मतदाता जो चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और निष्पक्षता को प्रभावित इसलिए की कि उनके खाते में 10,000 रुपया चले गए। जब चुनाव के पहले भी जब ये पैसे जा रहे थे, कई चुनाव आयुक्त, मैं नेशनल पैनल में बैठा था, तो उन्होंने
जवाब दिया था जब पूछा गया उनसे कि क्या इस समय ये 10,000 रुपए की राशि जो महिलाओं के खाते में दी जा रही है, क्या ये चुनाव की निष्पक्षता को नहीं प्रभावित करेगी? तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई कल्याणकारी योजना पहले से चल रही है और उसका कोई किस्त चुनाव के वक्त भी जारी होता है, तो हम लोग इसको इस चुनाव से जोड़ करके नहीं देखते। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को आप चुनाव की प्रक्रिया के साथ क्लब करके मत देखिए। भाई कहीं ना कहीं से आप आए हैं तो ये संविधान पीठ की ही बात नहीं है, बल्कि ये विवेक की अदालत में भी जब इस मुकदमे को लेकर के जाएंगे तो वहां भी कहा जाएगा कि आप किसी कल्याणकारी योजना को कैसे मना कर सकते हैं, कोई वेलफेयर स्कीम को आप कैसे मना कर सकते हैं। सरकार अगर कर रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई कोई महिला है और हम उनको 10,000 रुपया कोई रोजगार के लिए दे रहे हैं और अगर वो इंटरप्रेन्योरशिप में बेहतर करती है तो 6 महीने के बाद हम उनके रिकॉर्ड को देखते हुए और 2 लाख रुपया देंगे। चूंकि बिहार उसकी प्रयोगशाला रही है कि दीपिका दीदियों ने अपने को साबित करके दिखाया है। यह सेल्फ हेल्प ग्रुप जब शुरू हुआ था वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के और इस ग्रुप को शुरू किया गया था, और जब इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, बिहार के जीडीपी में इनका योगदान शुरू हुआ, तो सरकार को लगा कि महिलाओं के मनोबल को बढ़ानी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया को इन्होंने प्रभावित किया नहीं किया, लेकिन था तो कल्याणकारी योजना ही ना, वेलफेयर स्कीम के तहत ही न दिया गया था। मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना के तहत ये राशि चुनाव के पहले शुरू की गई थी। हाँ, इसकी किस्तें चुनाव में के दरमियान भी दी गई। अब जो प्रशांत किशोर थे या जो इनके वकील रहे होंगे, इन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व की जो धारा 123 के तहत कार्रवाई की जा सकती है और चुनाव की प्रक्रिया को रद्द कर दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई एक ऐसी योजना जिससे महिलाओं को बेनिफिट हो, इसकी वजह से हम पूरी चुनाव की प्रक्रिया रद्द कर दें, ये कैसी बात है भाई? किस तरह की बात? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत तो ये भी डायरेक्ट कह रहे हैं कि उन्होंने पूछ लिया कि आपको कितने वोट मिले थे और आप अपनी लोकप्रियता के लिए आप कोर्ट का न्यायिक मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई हाई कोर्ट जाइए, छोटे और भी लोअर कोर्ट हैं, जिला न्यायालय है, इन सब में भी जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं ताकि नेशनल मुद्दा बना रहे ये। हाँ बिल्कुल, तो वही उन्होंने कहा कि भाई ये क्या मामला है, जाइए हाई कोर्ट में जाकर के आप ये कीजिए। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ गए कि ताकि आपको मीडिया अटेंशन मिले। और चुनावी प्रक्रिया जो होती है, लोकतंत्र में जो अधिकार है, वो चुनावी प्रक्रिया को इस तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। तो साफ साफ उन्होंने कहा है और हम समझते हैं कि प्रशांत किशोर जी को इस तरह की चीजों से सबक लेने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से, एक तरह से उन्होंने एक इनका ये ही उड़ाया कि कौन सी चीजें हैं भाई जिसमें आप हर चीज के लिए वोट तो आपको मिले नहीं और आप चले हैं। चुनाव कौन कराती है? चुनाव तो चुनाव आयोग कराती है ना। तो चुनाव आयोग भी तो उस पार्ट को देख रही थी कि 10,000 रुपए की राशि वेलफेयर स्कीम के तहत महिलाओं के खाते में जा रही है। लेकिन मैं तो कहा कि कई पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर वेलफेयर स्कीम की राशि या कोई वेलफेयर स्कीम पहले से चल रहा है और कंटिन्यूएशन में चुनाव के दरमियान भी दिया गया, तो इसकी वजह से हम इस राशि को भी नहीं रोक सकते। और प्रशांत किशोर जी तो पूरी चुनाव को ही रद्द कराने गए थे कि भाई हम बिहार का चुनाव को रद्द कर दीजिए, चूंकि इससे 25 से 35 लाख महिला मतदाता जो हैं उनकी निष्पक्षता और उनकी पवित्रता संदेह के घेरे में है। तो मैं मानता हूं कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको एक तरह से समझाया है, प्रशांत किशोर जी को इस बात को समझनी चाहिए कि कभी कभी ओवर एक्टिवनेस बैकफायर भी कर जाता है। ठीक है। अब पटना के शंभू हॉस्टल का में जो नीट की छात्रा के साथ जो हुआ और जहानाबाद की छात्रा है, उसका मुद्दा विधानसभा में भी उठ रहा है। राबड़ी देवी आरोप लगा रही हैं, तेजस्वी यादव लंबी लिस्ट निकाल रहे हैं ऐसे केसेस के जो बहुत सारे हुए हैं
और इसके पहले भी कुछ ऐसे नीतीश सरकार में आरोप रहे हैं जिसमें इस तरीके से आरोप लगे हैं कि सरकार की मिली भगत रही, ऐसे चीज़ों को संरक्षण, हालांकि आज तक प्रूफ है ये चीज़ें सिद्ध नहीं हो पाई हैं। तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे दरअसल है क्या, इतना ज़्यादा खिचड़ी पकना, इस केस को काफ़ी लंबे समय से ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इस सीधे सीधे राबड़ी देवी का ये आरोप लगाना कि किसी मंत्री या उसके बेटे का इसमें हस्तक्षेप है और वो इस केस में संलिप्तता है, ये आरोप राबड़ी देवी का पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नाम बताइए, तुरंत उनके ऊपर केस करेंगे। तो इधर से आरोप लग रहे हैं, उधर से जवाब भी मिल रहा है, लेकिन धरने हो रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, इस पूरी घटना को? देखिए, आरोप लगा रही हैं राबड़ी जी, प्रमाण नहीं दे रही हैं। तो इसको हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो इस तरह के आरोप सत्ता पक्ष पर नहीं लगाती थी। भाजपा भी इस तरह के आरोप लगाती थी। आज राबड़ी जी आरोप लगा रही हैं कि आखिर ये केस में कौन इतने बड़े बड़े लोग हैं, कौन रसूखदार लोग हैं जिनकी वजह से अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है और केस सीबीआई को दे दिया गया। तो राबड़ी देवी जी ने शंका जाहिर की है। और चूंकि सोशल मीडिया पर इतनी खबरें आती हैं और इतने तरह की खबरें आती हैं, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री जरूर रही हैं, लेकिन माना जाता है कि राजनीति को कितना वो समझती हैं, चूंकि सीधी सादी महिला के तौर पर उनको जिम्मेवारी दे दी गई थी। अब वो जो दिखी होंगी, कहीं सुनी होगी, तो आरोप उन्होंने लगाई कि हाँ, कोई मंत्री या कोई मंत्री का बेटा का नाम है, इतने बड़े रसूखदार हैं, तभी तो पुलिस बचा रही है। और सम्राट चौधरी जी ने भी जवाब दिया कि नाम बता दीजिए, हम 24 घंटे में उनको गिरफ्तार कर लेंगे या उनको जेल के अंदर में कर देंगे। मैं मानता हूं कि ये जो है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। जब बिहार की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी कोई खुलासा नहीं की है कि इस केस में, इस घटना में कौन है, घटना तो हुई, ये तो सच्चाई है, ठीक है, वो बच्ची ने ओवरडोज ऑफ एंजाइटी ड्रग्स की वजह से वो मौत की शिकार हुई या रेप उसके साथ हुआ, इस दोनों की पुष्टि तो हो ही रही है ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट में तो रेप की पुष्टि है। वो रेपिस्ट कौन है, वो दरिंदा कौन है, ये बात तो निकल कर के आनी चाहिए। अगर पुलिस इसको नहीं, या एसआईटी की टीम अगर नहीं इसको इन्वेस्टिगेट कर पाई, सीबीआई को दे दी, तो एक संदेह तो है कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, जिसके तहत अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। या अगर वो ओवरडोज ऑफ जो भी सीडेटिव्स लेने की वजह से उनका डेथ हुआ, फिर ये बात भी होनी चाहिए कि क्या किसी ने प्रोवोक किया। आखिर कौन सी ऐसी ये परिस्थिति बनी जिसमें उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो आत्महत्या और पोस्टमार्टम उसी से जुड़ा वो चीज है भी ना कि अब एसएसपी जो कार्तिकेय शर्मा है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी कि एक कपड़े पर स्पर्म मिला है और ये सब प्रमाण है। दूसरी चीज़ ये है कि कदम कुआं के एसआई और चित्रगुप्त नगर के थानेदार को निलंबित किया गया। मृतका के परिजन वो कह रहे हैं कि जांच पर सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एसआईटी जो टीम थी वो लगातार बयान बदल रही है, सही जांच के बजाय परिवार पर ये दबाव बना रहे कि आप मान लीजिए कि आत्महत्या की है लड़की, ये हो रहा है। उसके बाद फिर अब खैर सीबीआई की एंट्री हो गई है। तो बिहार में ऐसे कुछ और केसेस हैं, हम एक दो पुराने जो केसेस हैं उनमें भी हमको पता है कि हम जिक्र डायरेक्ट किसी व्यक्ति का नहीं जिक्र कर सकते क्योंकि अब वो बरी हैं और पॉलिटिकल रहे हैं, वो आरजेडी से भी रहे हैं, आरजेडी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राबड़ी शासन के समय में ही रहे हैं। उन पे इस तरीके के आरोप उस वक्त लगे थे। इसी टाइप का एक केस था कि किस तरीके से एक लड़की जो है और उसके बॉयफ्रेंड दोनों की जो है हत्या के आरोप लगे कि क्योंकि एक गैराज में मिला और गैराज में मिलने के बाद पुलिस लीपापोती करती है, जल्दी जल्दी में जला देती है। और उसके बाद शिल्पी गौतम हत्याकांड का मैं जिक्र कर रहा हूँ और उस किस तरीके से फिर उसमें नेताओं का नाम आता है, बाद में पुलिस उसको साफ करार कर देती है, फिर सीबीआई आती है। अब जब बाद में सीबीआई आती है तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। जब पुलिस ने ही पहले गड़बड़ कर दिया तो सीबीआई को क्या मिलेगा। सवाल यही है कि क्या राज्य का प्रशासन, पुलिस जो एसआईटी टीम है, वो उसके जांच का तरीका और उसकी मंशा वो सही थी, तभी तो सीबीआई को कुछ आधार मिलेगा।
जब पहले अगर आप साफ सफाई कर देंगे, बंगाल में एक डॉक्टर जिसके डॉक्टर की के रेप का आरोप लगा और उसके बाद कितना सारा बवाल हुआ, अभी 1 साल पहले की घटना है, उसमें भी कुछ नहीं निकला क्योंकि पहले ही पुलिस ने साफ कर दिया। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि वाकई में पुलिस जो है वो ऐसी हरकतें करती है कई बार, जो कि अब आदमी कंफ्यूज ही रह जाता है कि असल में हुआ क्या था वो पता ही नहीं चल पाता है, खाली आरोप लगते रहते हैं और परिवार आरोप लगाता रहता है और उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, लास्ट में सीबीआई कुछ नहीं निकाल पाती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सीबीआई भी अगर आएगी तो इन्वेस्टिगेशन जहां से भी वो शुरू करेगी तो साक्ष्य तो मांगेगी एसआईटी से, साक्ष्य मांगेगी बिहार पुलिस से, साक्ष्य का ही न जांच करेगी। तो साक्ष्य में तो प्लेस ऑफ अक्रेंस या जहां क्राइम सीन था उसको कितने दिनों के बाद उसको ये किया कवर किया जाता है। डीवीआर जो मंगाया जाता है वो एक प्राइवेट ड्राइवर से मंगा लिया जाता है, एफआईआर कुछ दिन के बाद दर्ज किया जाता है। तो ये सारी चीजें तो इस बात को बता ही रहा है ना कि साक्ष्य के अभाव में पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। एसआईटी भी इतना दिन की मेहनत के बाद, वो लड़की की मौत होती है 11 को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तो एसआईटी का गठन हुआ। अब उतने दिन में साक्ष्य को क्या बचने दिया जाएगा? लेकिन दो चीजें हैं, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक एफएसएल की रिपोर्ट, दोनों साइंटिफिक रिपोर्ट है। काउज ऑफ डेथ के लिए अभी बिसरा रिपोर्ट नहीं आया है। जब बिसरा रिपोर्ट आएगा तो उसमें काउज ऑफ डेथ पता हो जाएगा कि हाँ वो काउज ऑफ डेथ में पॉइजनिंग है या बेंजोडायापिन का जो टैबलेट वो ओवरडोज में ले ली उसकी वजह से है या ओवर ब्लीडिंग की वजह से है, क्यों शॉक में गई। वो है जो प्रभात मेमोरियल में और मेदांता में गई है तो उसमें रिफ्रैक्टिक सेप्टिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक की बात आ रही है। उसमें बात आ रही है कि वो कैसे फेलियर में गई, रेस्पिरेटरी फेलियर में, वेंटिलेटर पर कैसे गई, उसका कैसे जीसीएस स्कोर बिल्कुल 3 था जो ब्रेन डेथ की स्थिति में थी। तो काउज ऑफ डेथ तो अभी बिसरा रिपोर्ट से मिलेगा, वो बच्ची तो इस दुनिया में है नहीं। लेकिन हाँ, छोटे छोटे साक्ष्य जुटा करके ही, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ करके ही पुलिस अभियुक्त तक पहुंचती है। अगर साक्ष्य ही नहीं होगा, वो चाहे एसआईटी की टीम हो या कल सीबीआई उसको इंस्पेक्शन 5 दिन तक दिया गया था, 5 दिन तक, कल तक टेक ओवर नहीं की थी सीबीआई, दिया बिहार पुलिस ने सौंप दिया था लेकिन टेक ओवर सीबीआई ने नहीं की थी। सीबीआई भी समझती है कि हम वैसा कोई केस टेक ओवर ना करें जिसमें हमारी किरकिरी हो, हम ये साक्ष्य को नहीं बता सके और साक्ष्य के अभाव में हम जो असली गुनाहगार हैं उसको नहीं पकड़ सके, तो वहां पर तो सीबीआई की भी किरकिरी होती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर साक्ष्य ही मिटा दिए गए, साक्ष्य ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर सीबीआई भी जाकर के क्या करेगी? और तब तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा कि आखिर किसके दबाव में साक्ष्य मिटाए गए या साक्ष्य किए गए। और कंट्राडिक्टरी लग रहा है। सुसाइड की थ्योरी और रेप की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब आ गया ना कि सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, जब वहां पर मेंशन हो गया, उसके कपड़े पर जब अंडरगारमेंट्स पर सीमेन मिले, ये सब तो कही रहा है कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ है गड़बड़। और सुसाइडल अटैक और सुसाइडल अटेम्प्ट के बाद ही वो गई कोमा में, ये भी बात आ रही है। तो आखिर जब तक साक्ष्य को सब तक जोड़ नहीं लिया जाएगा तब तक तो एक जिसको कहते हैं कि सस्पेंस बना हुआ रहेगा। और आपने ठीक उदाहरण दिया कि बॉबी हत्याकांड हो, शिल्पी जैन हत्याकांड हो, नवरूणा हत्याकांड हो, जो सीबीआई को ही सौंपा गया था, आज तक कुछ नहीं निकल के आया। इस केस को भी सीबीआई लेगी, लेकिन जब उनको एविडेंस ही नहीं मुहैया कराया जाएगा तो सीबीआई, हम नहीं समझते हैं कि कंक्लूजन तक या अभियुक्त तक पहुंच पाएगी कि असली दरिंदा कौन था इसमें। जाहिर सी बात है। और अभी तो सीबीआई का खेल शुरू भी नहीं हुआ है। आरोप परिजनों का है कि 31 जनवरी को सौंपा गया था, एसआईटी अभी तक टेक ओवर भी नहीं दिया है सीबीआई को, 5 दिन हो गए हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जुड़ेंगे अगले शो में। धन्यवाद सर। तो जो बिहार का अभी तक जो 3 मामलों पर हमने चर्चा किया उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला विषय है वो यही है शंभू हॉस्टल में जिस तरीके से एक लड़की के साथ होता है
और अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस केस में हुआ क्या है दरअसल, और सब कुछ कंफ्यूजन में है। एसआईटी फेल, पुलिस फेल है, सीबीआई की जांच अभी तक शुरू नहीं है, जिम्मेदारी भले ही सौंप दी गई है। क्या कुछ आता है इस पर निगाहें पूरे बिहार की है कि आखिर में दरअसल पटना के उस हॉस्टल में हुआ क्या था। इसके साथ ही दरभंगा का जो मामला है उस पर यह है कि गलत व्यक्ति के ऊपर आरोप न लगे, उनको फंसाया न जाए, और जिन्होंने गलत किया है उनको छोड़ा भी न जाए। दोनों चीज होनी चाहिए, कानून सही तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो इन तमाम विषयों पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।